हेलो स्टूडेंट। कल हमारा टॉपिक जो था प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व वो ख़त्म हो गया था। आज हमारा टॉपिक आता है हेलमंथीज जो है उसका आर्थिक महत्व। देखो, हेलमंथीज जो है इसमें दो संघ आते हैं। एक तो संघ प्लेटी हेलमंथीज और एक एस्के हेलमंथीज। एक तो आता है संघ प्लेटी हेलमंथीज और एक आता है एस्के हेलमंथी। दो संघ आते हैं, एक तो प्लेटी हेलमंथीज और एक एस्के हेलमंथीज। प्लेटी हेलमंथीज जो होते हैं इनको बोला जाता है फ्लैट वर्म, यानी कि चपटे कर्मी। फ्लैट वर्म बोला जाता है, चपटे कर्मी। एस्के हेलमंथीज जो है इसको बोला जाता है राउंड वर्म यानी कि गोल कृमि। और इन दोनों का इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस जो है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अनेक प्राणी हैं और मानव जिनमें ये प्लेटी हेलमंथीज और एस्के हेलमंथीज परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं मानव में या फिर अनेक प्राणियों में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनको रोग के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। रोग के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है निमेटोडिएसिस। नंबर 2 पर आता है ट्राइमेटोडिएसिस। नंबर 3 पर आता है सिस्टोडिएसिस। रोग के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 पर निमेटोडिएसिस, ट्राइमेटोडिएसिस, सिस्टोडिएसिस। अब हम बात कर लेते हैं निमेटोडिएसिस में कौन आता है। इसमें आते हैं वर्ग निमेटोडा के सदस्य। निमेटोड जो हैं उनसे उत्पन्न होने वाले रोग। ट्राइमेटोडिएसिस में आता है ट्राइमेटोड से उत्पन्न होने वाले रोग। सिस्टोडिएसिस जो है उसमें आता है फीताकृमि रोग, यानी कि फीताकृमि से होने वाले रोग। ठीक है, तो इनको रोग के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, निमेटोडिएसिस, ट्राइमेटोडिएसिस और सिस्टोडिएसिस। ये जो प्लेटी हेलमंथीज हैं और एस्के हेलमंथीज, ये प्राणी जो होते हैं ये मानव में या फिर अन्य जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पर हम बात करते हैं इसके हानिकारक प्रभाव की, कि क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है मानव शरीर पर या फिर अन्य जंतुओं के शरीर पर। नंबर 1 पर आता है इसमें हानिकारक महत्व में भी नंबर 1 पर आता है, इसको कैपिटल में डाल लेते हैं, इसको नंबर 1 इसमें आता है पोलिस्टोमा। ये जो पोलिस्टोमा होता है ये भेड़, बकरी, ऊंट व सूअर में परपोषी के रूप में रहता है। भेड़, बकरी, ऊंट व सूअर में परपोषी के रूप में रहता है, जो विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 2 फैसियोला
हिपेटिका, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो, फेसियोला हिपेटिका। इसका दूसरा नाम है लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक यानी कि पर्णकृमि। ये जो होता है फेसियोला हिपेटिका, ये भेड़ में जो है यकृत में होता है, भेड़ के यकृत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। और ये भेड़ में यकृत विलगन यानी कि यकृत जो होता है इसको डिस्ट्रॉयड करता है, यकृत विलगन की क्रिया को प्रेरित करता है। इसके अलावा इस रोग की मतलब कि इस फेसियोला हिपेटिका के कारण रक्त की कमी आ जाती है, रक्त अल्पता यानी कि रक्त की क्या आ जाती है, कमी, रक्त अल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस भेड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस भेड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु। अब हम बात करते हैं कि ये जो है ना वो किस किस में होता है, मतलब कि इसका परपोषी कौन है। तो फेसियोला हिपेटिका का पहला परपोषी होता है भेड़। पहला परपोषी कौन होता है, भेड़ होता है। उसके बाद में दूसरा जो परपोषी होता है वो होता है लिमनिया जाति का घोंघा, लिमनिया जाति का घोंघा। ठीक है, उसके बाद फेसियोला हिपेटिका के बाद नंबर 3 पर आता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, ये जो टीनिया सोलियम होता है इसका अन्य नाम है फीताकृमि, फ्लैटवर्म। और ये जो है टीनिया सोलियम, ये मानव की आंत्र में रहता है परजीवी के रूप में, मानव की आंत्र में परजीवी के रूप में रहता है, आपको कल भी बताया था। और ये एक रोग उत्पन्न करता है जिसे बोलते हैं टीनिएसिस, टीनिएसिस रोग उत्पन्न करता है मानव शरीर में। और इस रोग के कारण मतलब कि टीनिया सोलियम के कारण क्या होता है कि टीनिएसिस रोग होता है, और टीनिएसिस रोग में क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है और कब्ज हो जाती हैं, और पेट जो है उसमें ऐंठन होने लगती है, पेट में ऐंठन होने लगती है। किस रोग के कारण, टीनिएसिस के कारण। और टीनिएसिस रोग किसके कारण होता है, टीनिया सोलियम के कारण। टीनिया सोलियम जो मानव है उसकी आंत्र में परजीवी के रूप में रहता है। टीनिया सोलियम जो है उसका पहला परपोषी होता है मानव, जैसे फेसियोला हिपेटिका में कौन था, भेड़, और टीनिया सोलियम में कौन होता है, मानव। उसके अलावा द्वितीय किसका यानी कि दूसरा जो परपोषी होता है वो होता है सूअर, दूसरा परपोषी कौन होता है, सूअर। और फेसियोला हिपेटिका में कौन होता है, लिमनिया जाति का घोंघा। उसके बाद नंबर 3 के बाद हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर आता है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। इसमें क्या होता है, देखो कि इसका दूसरा नाम है गिनी कर्मी। ये जो होता है, ये ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस, ये मानव के अंदर नारन व बाला रोग उत्पन्न करता है, नारन व बाला रोग उत्पन्न करता है। और ये जो है मतलब कि ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस ये मानव में रोग उत्पन्न करता कैसे है, मतलब कि मानव में पहुंचता कैसे है। क्योंकि देखिए कि इसका जो
गिनी कृमि जो है इसका मध्यम जो परपोषी होता है, मध्यम मतलब कि मिडिल वाला जो परपोषी होता है वो होता है मोलस्का जो संघ है, मोलस्का संघ का एक प्राणी है साइक्लोप्स, साइक्लोप्स। ये साइक्लोप्स जल के अंदर रहता है, साइक्लोप्स जल के अंदर रहता है। ये ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस सामान्य नाम गिनीकृमि मानव में नारन में बाला रोग उत्पन्न करता है। और इसका मध्यम परपोषी जो है वो कौन होता है, मोलस्का संघ का साइक्लोप्स होता है, जो एक मतलब कि जलीय प्राणी होता है। मानव में रोग उत्पन्न कैसे करता है, देखो सबसे पहले ये जो गिनीकृमि होते हैं, ये जो गिनीकृमि है ये, इनको कौन खाता है, ये साइक्लोप्स खाता है। कौन खाता है, साइक्लोप्स खाता है। यानी कि ये तो हो गया गिनीकृमि और ये हो गया साइक्लोप्स। और साइक्लोप्स हमेशा रहता है जल के अंदर, जलीय प्राणी है। जब कोई भी मानव या कोई भी व्यक्ति जो होता है वो साइक्लोप्स युक्त जल पीता है, जो कि जहाँ पर साइक्लोप्स ज़्यादा है उस जल को पीता है, और जैसे उस जल को पीता है तो साइक्लोप्स जल के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, मानव शरीर के अंदर। अब इस साइक्लोप्स युक्त जल को पिएगा कोई भी मानव शरीर तो कहाँ चला जाएगा, मानव शरीर के अंदर। जाने के बाद क्या होता है कि मानव जो है उसके जो पाचन तंत्र जो है, मतलब उसकी आहार नाल होती है, उस आहार नाल में इस साइक्लोप्स का तो हो जाता है पाचन, साइक्लोप्स को क्या हो जाता है, पाचन। लेकिन जो गिनीकृमि जो होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं, इन अंडों का पाचन नहीं होता है और ये आंत्र में क्या रहते हैं, रुक जाते हैं, मतलब कि इनका डाइजेशन नहीं होता है, जिससे व्यक्ति में नारन में बाला रोग उत्पन्न होता है। इस नारन में बाला रोग का मतलब कि करैक्टर क्या है, क्या लक्षण है, कि कैसे पता चलेगा। इस रोग में होता यह है कि जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा, उस पर फोड़े हो जाते हैं, मतलब कि फोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। और इन फोड़ों से क्या होता है, इन फोड़ों से इस गिनीकृमि की संतानें उत्सर्जित होती हैं। देखो कैसे हुआ, सामान्य नाम गिनीकृमि नारन में बाला रोग उत्पन्न करता है, मध्यम परपोषी मोलस्का का साइक्लोप्स है, जल में रहता है। और ये साइक्लोप्स गिनीकृमि जो है उसके अंडे को खाता है। जब कोई व्यक्ति साइक्लोप्स युक्त जल को पीता है तो उसके शरीर में चला जाता है। जाने के बाद इस साइक्लोप्स का तो पाचन हो जाता है, लेकिन गिनीकृमि जो होता है इसका पाचन नहीं होता है और इसके अंडे इंटेस्टाइन में जैसे थे वैसे ही रहते हैं, और जिसके कारण नारन में बाला रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में मानव जो है उसकी त्वचा पर फोड़े उत्पन्न होने लगते हैं, फुंसी उत्पन्न होने लगती हैं, और इन फोड़े और फुंसी से क्या होता है कि ये बाहर आते हैं गिनीकृमि, इनकी संतान। उसके बाद नंबर 5, वूचेरिया, वूचेरिया ब्रैंकोफटाई, ब्रैंकोफटाई। ये वाला जो कृमि होता है ये भी मानव में परजीवी के रूप में पाया जाता है, और ये जो होता है ये लसिका ग्रंथियाँ जो होती हैं, जो लसिका का स्राव करती हैं, लसिका ग्रंथियाँ और लसिका वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ इनको प्रभावित करता है, जिसके कारण इनमें सूजन आ जाती है और शरीर जो होता है वो जगह जगह से मतलब कि बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखाई देता है। और इसमें सर्वाधिक प्रभावित अंग होते हैं पैर, हाथ और वृषण कोश, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो इसके पैर होते हैं, पैर मतलब कि फूल कर हाथी के जैसे हो जाते हैं, बहुत मतलब कि ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, इसलिए इस रोग को बोला जाता है हाथी पाँव, हाथी पाँव रोग भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 पर आता है एस्केरियासिस,
एस्केरिस। एस्केरिस जो होता है ये मानव की आंत्र में अंतःपरजीवी के रूप में रहता है, और मानव में एस्केरियसिस एस्केरियसिस रोग उत्पन्न करता है, जिससे मानव के में पेट दर्द होता है, रक्त की कमी आती है, पेट में ऐंठन होती है। ये होता है एस्केरिस के कारण, जो एस्केल मंथीज का सदस्य है। उसके बाद में नेक्स्ट सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा जो होता है ये जो है मानव में परजीवी के रूप में पाया जाता है, मानव में परजीवी के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 8 हाइमेनोलेपिस। इसका दूसरा नाम है बोनाकर्मी। और यह जो होता है हाइमेनोलेपिस बोनाकर्मी जो है ये बच्चों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बच्चों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना लोआ। नेक्स्ट डिजीज है नंबर 9 पर लोआ। इसका अन्य नाम है नेत्रकृमि, दूसरा नाम है नेत्रकृमि। यह कृमि जो होता है मानव के अंदर ही होता है और परजीवी के रूप में होता है, और मानव जो है उसमें इसके जो लार्वा होते हैं, मतलब कि लोआ जो है इसके जो लार्वा होते हैं वो रक्त के साथ में नेत्र तक पहुंच जाते हैं। रक्त के साथ कहाँ पहुंच जाते हैं? नेत्र तक पहुंच जाते हैं, और क्या करता है? मानव में रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है टीनिया सैजिनेटा। इसका अन्य नाम है गोमांसकृमि। ये जो होता है ये कृमि जो होता है वो गाय में परजीवी के रूप में होता है, और जब कोई व्यक्ति गाय का मांस खाता है तो उसमें यह कृमि जो होता है वो चला जाता है, इसलिए इसका नाम है गोमांसकृमि। यह गाय के अंदर होता है। जब कोई व्यक्ति गाय का मांस खाता है तो उसमें यह क्या हो जाता है? चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरागोनिमस नंबर 11। ये वाला जो होता है ये परजीवी जो होता है वो मांसाहारी प्राणियों में होता है। मांसाहारी प्राणी, और मांसाहारी प्राणी कौन होते हैं? जैसे कि शेर, चीता, बाघ, भेड़िया ये। और इनका द्वितीयक जो परपोषी होता है वो होता है केकड़ा। द्वितीयक परपोषी क्या होता है? केकड़ा। इसके अलावा एक और होता है ट्राइक्यूरिस। ट्राइक्यूरा। ये जो होता है ये बच्चों में होता है, मतलब कि परजीवी के रूप में। ये किस में होता है? बच्चों में होता है परजीवी के रूप में। एक और है रेहेबडाइटिस। ये अर्ध परजीवी के रूप में होता है। ये जो होता है ये किस में होता है? अर्ध परजीवी के रूप में होता है, और इसकी 2 जातियां होती हैं।
इसकी दो जातियाँ होती हैं, एक तो रेहब्डाइटिस होमिनिस रेहब्डाइटिस होमिनिस, ये जो होता है ये मनुष्य की मल का परजीवी होता है। होमिनिस जो होता है मनुष्य की मल का क्या होता है, परजीवी होता है। एक होता है रेहब्डाइटिस पीलियो। ये जो होता है ये स्त्रियों की योनि का परजीवी होता है। जो महिला होती है उनकी जो योनि होती है उसका परजीवी होता है। ठीक है, उसके बाद ये इसके सारे के सारे क्या हो गए, हानिकारक प्रभाव हो गए। अब हम बात करते हैं इसके लाभदायक महत्व की। लाभदायक महत्व इसके बहुत कम है, क्योंकि लगभग ये परजीवी के रूप में रहते हैं, हानि पहुंचाते हैं मानव को भी और अन्य प्राणियों को भी। लेकिन लाभदायक में है इसका कीटनाशक के रूप में, देखो अनेक कृमि जो होते हैं, अनेक जैसे कि प्लेटियलमंथीज, एस्किलमंथीज, जो कीटों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कीट जो होते हैं उनमें परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जो कीटों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। और जैसे कीटों की हानि होती है मतलब कि उनकी संख्या में क्या कर देते हैं, कमी। ठीक है, कीटों में पहुंचकर उनकी संख्या में क्या कर देते हैं, कमी। एक होता है प्लेनेरिया एस्केलमंथीज का सदस्य जो है, ये जो है मतलब कि इसमें रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का मतलब कि पुनरुद्भवन, और इसका उपयोग लेबोरेटरी में किया जाता है। लैब जो होती हैं उसमें किया जाता है, और उद्विकास जो है उसके अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके सामान्यतः हानिकारक प्रभावी होते हैं, हानिकारक महत्व भी होते हैं, लाभदायक बहुत कम होते हैं। तो हानिकारक में कौन कौन से, नंबर 1 पर पोलिस्टोमा, फेसियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस, और उसके बाद में वुचेरिया ब्रैंकोफटाई, एस्क्रिसिस सिस्टोसोमा हाइमेनोलेपिस, लोवा, टीनिया सेजिनिटा, पैरागोनिमस, ट्राइक्यूरा, रेहब्डाइटिस। लाभदायक है कीटनाशक के रूप में, और प्लेनेरिया जिसका उपयोग मतलब कि कहाँ होता है, लेबोरेटरी जो होती हैं वहाँ पर, एक्सपेरिमेंट के लिए कॉलेज में और स्कूलों में।